नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश आप तमाम दोस्तों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज इस बायोलॉजी के फिर स्पेशल क्लास में आज मैं लाया हूं आपके लिए फिर से एक नया डोज। हर एक दिन मैं कुछ ना कुछ नया चीज़ दिखाता हूं आपको। आज मैं दिखाने वाला हूं आपको फिर से कि मैं किसके ऊपर मैं वीडियो तैयार किया हूँ। स्पेशली मैं डीएनए के ऊपर वीडियो तैयार किया हूँ। मैं आपको दिखा रहा हूँ मित्रों, मैं आज क्या दिखाने वाला हूँ आपके लिए, क्या स्पेशल कुछ नया चीज़ लाया हूँ। तो बेसिकली मैं आज आपको बताऊँगा कि व्हाट इज़ डीएनए, डीएनए है क्या, डीएनए किसको कहते हैं, और इसके बाद डीएनए का स्ट्रक्चर फिर बताएंगे। और इसी में हम लोग बढ़ाएंगे, आपको दिखाएंगे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए किस तरह से होता है। और इसी की अगर मैं बगले कड़ी की बात करूं तो उसमें आपको बताएंगे बेस पेयर क्या होता है, मैं इसको स्पष्ट करूंगा। मैं सबसे पहले बताता हूं कि डीएनए क्या है, व्हाट इज डीएनए, डीएनए कहते किसको हैं। तो डीएनए क्या है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है। डीएनए द्विधागा नुमा कुंडलित संरचना होती है, जिसमें मुख्यतः अगर देखा जाए तो अगर आप पूछेंगे कि डीएनए है क्या, डीएनए किसको कहते हैं, तो मैं अगर बात करूं, डीएनए जो है वो एक प्रकार का डीएनए एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है मित्रों। डीएनए एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड बोलने का मतलब ये हुआ, न्यूक्लिक एसिड में मुख्यतः देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि डीएनए जो है वह एक प्रकार का आनुवंशिक पदार्थ है, जिसका पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज, मैंने पहले भी बताया था, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। यह मुख्यतः जो है पीढ़ी दर पीढ़ी सूचनाओं को, मतलब हेरिडिटी कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाने का काम करता है डीएनए हेरिडिटी कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी ले जाने का काम करती है मुख्यतः डीएनए। अगर देखा जाए, मैं फिर से बात कर रहा हूं कि डीएनए आया तो आया कहां से आया। मैं अगले वीडियो में मैं दिखाया था आपको कि ये दो वैज्ञानिक नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक थे, सही है, जिनका नाम था फ्राइडरिच माइस्टर ने लगभग 1869 में मैं दो बार लिखा गया, 1869 में इस डीएनए को न्यूक्लिक एसिड के रूप में इनको बाहर निकाला था। अगर देखा जाए दोस्तों, तो मुख्यतः यह एक घाव था, से घाव जिसको वाउंड कहते थे, तो घाव के पस सेल से डीएनए को सर्वप्रथम फ्राइडरिच माइस्टर साहब ने अलग किया था। ये बहुत बड़े चिकित्सक थे, डॉक्टर थे बहुत बड़े, और इन्होंने ही, मतलब इनके नाम जो है डीएनए का श्रेय जाता है, खोज की श्रेय जो है इन्हीं के नाम जाता है। फ्राइडरिच ने क्या किया था, फ्राइडरिच ने 1869 में जब डीएनए को अलग किया था, अलग करने के बाद इसने डीएनए के मॉडल को रखा कि डीएनए रहता किस तरह से, इसका वर्णन इन्होंने सही तरीके से नहीं कर पाए थे। लेकिन बाद में फिर दूसरे वैज्ञानिक, विचारधारा के वैज्ञानिक आए, जिनमें अगर मुख्यतः देखा जाए क्रिक साहब और वाटसन, दो ऐसे महान वैज्ञानिक थे जिनको डीएनए के खोज के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। मित्रों, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ मैं कि दूसरे, अगर मैं एनिमेशन की बात करूँ तो मैं आपको चलता हूँ कि डीएनए का लोकेशन क्या होता है। डीएनए लोकेशन ये रहता कहाँ है। डीएनए अगर मुख्यतः देखा जाए तो डीएनए जो है एक जीव प्रोकैरियोटिक होती है, एक यूकैरियोटिक होती है। अगर प्रोकैरियोटिक की मैं बात करूं तो प्रोकैरियोटिक में डीएनए मुख्यतः साइटोप्लाज्म के अंदर रहती है। अगर वहीं यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक में डीएनए जो है मुख्यतः केंद्रक के अंदर बंद होती है, केंद्रक न्यूक्लियस के अंदर बंद होती है। वही अगर देखा जाए तो प्रोकैरियोटिक के अलावा, अगर यूकैरियोटिक के अलावा चला जाए तो कुछ कोशिकीय अंगक में भी डीएनए पाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। वहीं अगर मैं प्लास्टिड की बात करूं तो प्लास्टिड में भी ये डीएनए पाया जाता है, प्लास्टिड डीएनए कहते हैं। लवक जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें भी डीएनए पाया जाता है। तो मुख्यतः से ऐसे कोशिकीय अंगक में भी डीएनए पाए जाते हैं और इनका भी लोकेशन होता है। अगर देखा जाए, मैं अगर बात करूं आपको प्रोकैरियोटिक की, तो प्रोकैरियोटिक में डीएनए मैंने बताया था कि साइटोप्लाज्म में रहता, सही है, और विदाउट प्रोटीन रहता, सही है, और मुख्यतः सर्कुलर रूप में डीएनए रहता, मतलब गोलाकार वृत्ताकार रूप में डीएनए, इस रूप में जो है, इस रूप में ऐसे करके डीएनए पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में। वहीं अगर हम लोग यूकैरियोटिक सेल की बात करें, मनुष्य में, जंतु कोशिका में, तो यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, डीएनए मुख्यतः लीनियर रूप में रहता है, एक रैखिक क्रम में इस तरह से डीएनए बना हुआ रहता है, इस तरह से रहता है, और प्रोटीन विथ प्रोटीन रहता है, प्रोटीन के साथ रहता है। मित्रों, मैं ये बताया, लोकेशन दिखाया आपको कि डीएनए रहता कहाँ है। वहीं अगर मैं बात करूं डीएनए के स्ट्रक्चर पर, डीएनए होता किस रूप में, किस तरह से दिखता है, तो मैं दिखाता हूं डीएनए किस तरह से रहता है। ऐसे मैं दिखाया हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूं डीएनए किस तरह से रहता है। डीएनए जो है यह डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में रहता है, इस तरह से
ऐसे करके डीएनए बना रहता है, आप अच्छे से देखेंगे। इसमें देखेंगे विभिन्न प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, कम से कम देखा जाए तो 10 न्यूक्लियोटाइड इसके अंदर रहते हैं बंद। 10 न्यूक्लियोटाइड, इसको हम लोग नाइट्रोजिनस बेस कंपाउंड भी कहते हैं हम लोग मुख्यतः। इस तरह से डीएनए बना रहता है। इसमें देखा जाए मित्रों तो एक माइनर ग्रुव होता है, माइनर ग्रुव मतलब छोटा खांचा रहता है, माइनर ग्रुव। लगभग इसकी जो है लंबाई 12 एंगस्ट्रम होती है, 12 एंगस्ट्रम। वहीं एक देखा जाए तो एक मेजर ग्रुव होता है, मेजर मतलब थोड़ा सा बड़ा, मेजर ग्रुव होता है मित्रों। और मेजर ग्रुप की अगर देखी जाए लंबाई तो 22 एंगस्ट्रम होती है, 22 एंगस्ट्रम। वहीं डीएनए की कुल चौड़ाई देखा जाए तो 20 एंगस्ट्रम होती है, 20 एंगस्ट्रम डीएनए की कुल चौड़ाई। अगर एक हेलिकल स्ट्रक्चर की अगर चौड़ाई देखा जाए यहाँ से यहाँ तक तो मुख्यतः 34 एंगस्ट्रम, 34 एंगस्ट्रम ये जो मुख्यतः होती है। मैं अगर यहाँ से अगर बात करूँ आपको, मतलब एक जो है न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी तो वो 3.4 एंगस्ट्रम होती है, 3.4 एंगस्ट्रम होती है, सही है। तो मुख्यतः ये डीएनए, और वहीं डीएनए को मतलब अगर डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं, डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं, 2 स्ट्रैंड। एक स्ट्रैंड देखा जाए तो एक 5' से 3' की ओर रहता है, इंगित होता है। वहीं अगर मैं दूसरे बात करूं तो 5' से 3' की ओर उल्टा इंगित होता है। तो डीएनए को इस तरह से जो हम लोग इंगित करते हैं। फिर से डीएनए 5' से 3' और 3' से 5' की ओर सूचित किया जाता है। एक इसमें माइनर ग्रुप होता है और एक मेजर ग्रुप होता है, और इन्हीं के द्वारा जो है मतलब दोनों की मैंने लंबाई बताई, ये 12 एंगस्ट्रम होती है और ये 22 एंगस्ट्रम होती है। डीएनए के 2 न्यूक्लियोटाइड बेस के बीच की दूरी जो होती है वह 3.4 एंगस्ट्रम होती है। वहीं चौड़ाई की मैंने बात किया तो 20 एंगस्ट्रम चौड़ाई होती है। ये डीएनए का कुल जो है स्ट्रक्चर होता है, मैंने ये स्ट्रक्चर दिखाया। इसके लिए 2 वैज्ञानिक आए थे, अभी मैंने बताया था आपको कि क्रिक साहब थे, क्रिक और वाटसन, क्रिक और वाटसन, FHC क्रिक थे पूरा नाम, और ये JD वाटसन से है। तो इन दोनों ने मिलकर, JD वाटसन और क्रिक दोनों ने मिलकर से दोनों, एक वाटसन जो थे वो अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे, वहीं अगर मैं क्रिक साहब की बात करूं तो वो ये इंग्लिश केमिस्ट थे। दोनों ने मिलकर उम्मीदता 1953 में जो है डीएनए का सबसे सफल मॉडल लाया, डीएनए का सबसे सफल मॉडल लाया। इसी सफल मॉडल के लाने के चक्कर में, लाने के लिए इनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज से इनको सम्मानित किया गया था। एक बहुत बड़ा उपलब्धि लाया था, डीएनए के बारे में इन्होंने बताया था। मैं वहीं बात करूं, मैंने ये डीएनए बताया कि डीएनए किस तरह से काम करता है। डीएनए का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछता भी है, पढ़ा इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। मैं कुछ दिखाया, जैसे कि मैंने ये बताया, सही है, ये डीएनए है मित्रों। मैं एनिमेशन के रूप में ये डीएनए इस तरह से ऐसे बना हुआ है। डीएनए जो है, डीएनए को देखा जाए तो डीएनए मुख्यतः इसमें जो है 2 चीज़ें काम करती है। मैंने आपको बताया कि इसके पहले प्रश्न बताया आपको कि डीएनए है क्या, सही है, डीएनए कहते क्या है, डीएनए का स्ट्रक्चर किस रूप में होता है, इसको भी मैंने क्लियर किया। मैं अगर बात करूं अभी तो डीएनए का रेप्लिकेशन किस तरह से होता है, मैं इसके ऊपर भी चर्चा करता हूं। डीएनए का रेप्लिकेशन कहने का मतलब ये हुआ कि डीएनए है मित्रों, समझेंगे ध्यान से, ये डीएनए है, डीएनए है तो डीएनए के डबल अमाउंट में बनने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं, इस तरह से ये रेप्लिकेशन करता है। मतलब ऊपर वाला जो है ये ओल्ड डीएनए है, ऊपर वाला ओल्ड डीएनए जिसको हम लोग कहते हैं टेम्पलेट, टेम्पलेट ध्यान रखेंगे मित्रों, टेम्पलेट। और नीचे वाला जो होता है वो न्यू डीएनए होता है। इस न्यू डीएनए को हम लोग कहते हैं सिंथेसाइज्ड, सिंथेसाइज्ड, ये न्यू वाला सिंथेसाइज्ड, मतलब ये निर्माणकारी रहते हैं। इसी में फिर से देखेंगे मित्रों इस तरह से डीएनए बनना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से डीएनए बनकर से ये फिर से मतलब ओल्ड स्ट्रैंड टेम्पलेट डीएनए की तरह कार्य करता है, और न्यू डीएनए जो है सिंथेसाइज्ड रहता है, डीएनए बनते ही रहता है, बनते चला जाता है। मित्रों मैं यहाँ आपको बात करता हूँ छोटे से के लिए, एक छोटा सा मैं बता रहा हूँ आपको कि डीएनए जो है, यहाँ से एक बेस पेयर को समझा रहा हूँ मैं आपको। बेस पेयर, बेस पेयर क्या होता है, बेस पेयर किसको कहते हैं? एक वैज्ञानिक थे, नाम था उनका चारगफ। चारगफ, चारगफ ने क्या बेस पेयरिंग को समझाया। बेस पेयरिंग होता क्या है, बेस पेयरिंग होता क्या है? देखिएगा मुख्यतः डीएनए जो है, डीएनए मुख्यतः देखा जाए तो 2 चीज़ों की बनी होती है। एक होती है न्यूक्लियोटाइड में अगर समझा जाए तो न्यूक्लियोटाइड 2 तरह के होते हैं, या नाइट्रोजिनस बेस जो है 2 प्रकार के होते हैं। उसमें एक होता है प्यूरिन, एक काम करता है प्यूरिन, और दूसरे की मैं अगर बात करूं तो वो काम करता है पायरिमिडीन, पायरिमिडीन। तो 2 प्यूरिन और पायरिमिडीन, ये 2 जो है मुख्यतः नाइट्रोजिनस बेस का सबस्टांस है। ध्यान रखेंगे मित्रों, मैं पिछले वीडियो में भी बताया था, प्यूरिन देखा जाए,
प्यूरिन की अगर मैं बात करूं तो प्यूरिन के दो बेस होते हैं, एडेनिन और दूसरा मैं वहीं बात करूं तो एक होता है ग्वानिन। वहीं अगर मैं पायरिमिडीन की बात करूं तो पायरिमिडीन में भी दो बेस होते हैं, एक होते हैं साइटोसिन और वहीं दूसरी मैं बात करूं तो थायमिन होते हैं। तो ध्यान ये रखना मित्रों कि एडेनिन हमेशा डबल बॉन्ड के द्वारा थायमिन से जुड़ता है और वहीं ग्वानिन जो है हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा साइटोसिन से जुड़ता है। इन चीज़ों को ख्याल रखिएगा। तो चारगप साहब ने क्या बताया, चारगप साहब ने बेस पेयरिंग को स्पष्ट करने के लिए इन्होंने बताया कि एडेनिन हमेशा जो है वो बराबर रहता है थायमिन के, एडेनिन हमेशा थायमिन के बराबर रहता है और साइटोसिन जो है हमेशा मतलब ग्वानिन के बराबर होता है। वहीं अगर देखा जाए एडेनिन जो है, एडेनिन प्लस ग्वानिन देखा जाए तो वो बराबर होता है, एडेनिन प्लस ग्वानिन जो है वो बराबर होता है साइटोसिन प्लस थायमिन के, साइटोसिन और प्लस थायमिन के। वहीं कह दें एडेनिन प्लस ग्वानिन, एडेनिन प्लस साइटोसिन अगर कर दें, एडेनिन प्लस साइटोसिन ये बराबर कह दें कि मतलब एडेनिन प्लस साइटोसिन कह दें ग्वानिन और ग्वानिन प्लस जो है साइटोसिन, एडेनिन प्लस साइटोसिन और ग्वानिन प्लस थायमिन की अगर हम लोग बात करें तो कहेंगे कि ये बराबर नहीं होता है। चारगप साहब ने मुख्यतः यही कॉन्सेप्ट दिया था और इन्हीं के लिए इनको जो है मतलब चारगप रूल भी कहा गया कि ये इन्होंने चारगप रूल लाया और डीएनए को जो है क्लियरली रूप में बताया। तो डीएनए मुख्यतः देखेंगे, छोटा सा मैं बीच में बता दूं आपको एक सब छोटा सा, सही है। डीएनए जो है मुख्यतः सभी जीवों में पाया जाता है मित्रों, डीएनए सभी जीव में पाया जाता है, सिर्फ एक टीएमबी को छोड़कर, टोबैको मोजाइक वायरस को छोड़कर डीएनए मुख्यतः सभी जीवों में पाया जाता है। टीएमबी में जो है डीएनए नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार मैंने आपको भी बताया सी कि डीएनए है क्या, डीएनए का लोकेशन कहाँ होता है, डीएनए किस लोकेशन पर कहाँ प्रोकैरियोटिक में किस तरह से काम करता है, यूकैरियोटिक में कहाँ रहता है। वही मैं अभी आपको बताया फिर से कि डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है। डीएनए के स्ट्रक्चर में डीएनए का सबसे सफल मॉडल मैंने अभी बताया था, जेडी वाटसन और एफएस क्रिक, इन दोनों ने लाया था। वहीं मैं ये चारगप रूल के बारे में बताया जिसमें बेस पेयरिंग को इन्होंने समझाया और बेस पेयरिंग को समझाकर फिर आगे बढ़ा। तो और वहीं पर मैं अभी बता रहा था कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए क्या होता है। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में देखा जाए मुख्यतः तो डीएनए का डबल अमाउंट में बनना डीएनए का रेप्लिकेशन कहलाता है मित्रों, सही है। तो डीएनए रेप्लिकेशन करता है जिससे एमआरएनए तैयार होता है। डीएनए का जब मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन किया जाए, सॉरी मित्रों, तो डीएनए से डीएनए तैयार हो जाता है रेप्लिकेशन में। वहीं डीएनए का फिर से अगर हम लोग मतलब ट्रांसक्रिप्शन कर दें तो वो एमआरएनए तैयार कर लेता है और एमआरएनए का फिर से ट्रांसलेशन कर दिया जाए तो वो प्रोटीन बना लेता है। तो मुख्यतः देखा जाए डीएनए जो है ना, डीएनए वो एमआरएनए को तैयार करता है, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से एमआरएनए को तैयार करता है। वहीं अगर मैं दूसरी चीज़ बात करूं तो डीएनए एमआरएनए को तैयार करता है तो एमआरएनए का फिर से ट्रांसलेशन हो जाता है और ये ट्रांसलेशन के कारण जो है मुख्यतः वह प्रोटीन बनाता है। तो डीएनए प्रोटीन को बनाने में बहुत बड़ा योगदान देता है। वहीं अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं तो डीएनए जो है मतलब अनुवांशिक सूचनाओं को भी, इंफॉर्मेशन को भी जो है स्टोर रखने का कार्य करती है, सूचनाओं को अंदर में मतलब रखने का कार्य करती है। अगर मैं तीसरी बात करूं तीसरे टॉपिक्स के ऊपर तो डीएनए जो है वह मुख्यतः वह मतलब जेनेटिक मटेरियल को स्टोर रखकर, सही है, म्यूटेशन को में जो है बहुत बड़ा योगदान देता है। एक उत्परिवर्तन में जो है इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। उत्परिवर्तन के द्वारा भी जो है जीन कई तरह से वो तैयार किए जाते हैं, जीन को म्यूटेंट करके विभिन्न प्रकार के पौधों या जीवों में जो है जीवों को संरक्षित किया जाता है, जीवों को जो है बचाया जाता है। इस तरह से जो है डीएनए का कुछ न कुछ काम होते रहता है। मैं बात कर रहा हूं, फिर से मैं एक रेप्लिकेशन पर लेके चलता हूं आपको मित्रों। रेप्लिकेशन में मैं दोबारा आपको बता रहा हूं कि रेप्लिकेशन किस तरह से काम करता है। आप देखेंगे रेप्लिकेशन मतलब द्विगुणन भी हिंदी में कहते हैं, द्विगुणन, सही है। तो डीएनए काम कर रहा है तो किस तरह से मैंने भी बताया कि सही है, प्यूरिन का दो बेस था, प्यूरिन का दो बेस एडेनिन और दूसरा मैंने बोला ग्वानिन, ये दो बेस काम करता है इस पर। वहीं मैं पायरिमिडीन की बात करूं, वहीं मैं पायरिमिडीन की बात करूं तो पायरिमिडीन में भी दो बेस काम करते हैं। दो बेस अभी मैंने बोला था साइटोसिन और दूसरा होता थायमिन, ये काम करता है। और इन्हीं दोनों के काम की वजह से, सही है, डीएनए जो अपना स्ट्रक्चर दिखाते रहता है। तो ये दोनों काम करता है
और दोनों के काम के वजह से डीएनए जो है रेप्लिकेशन करता है। किस तरह से प्यूरिन और पैरामिडिन रेप्लिकेशन में किस तरह से भाग लेता है, जैसे मैंने अभी बताया था कि डीएनए जो है देखा जाए तो मुख्यतः 3 संरचनाओं से बनती है। डीएनए मुख्यतः देखा जाए तो 3 संरचना कौन कौन सा काम करता है, एक होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर, और दूसरा अगर देखा जाए तो फॉस्फोरिक एसिड होता है, इसमें C5H10O4 इनका सूत्र होता है, मुख्यतः ये लिया जाता है। फॉस्फोरिक अम्ल का देखा जाए तो H3PO4 इसका सूत्र होता है, ये काम करता है। और दूसरा देखा जाए तो नाइट्रोजिनस बेस का कंपाउंड काम करता है, नाइट्रोजिनस बेस, अभी तुरंत हम बताए थे नाइट्रोजिनस बेस। यही मुख्यतः 3 चीज से जो है डीएनए बनता है, 3 से बनता है। डीऑक्सीराइबोज शुगर देखा जाए, मतलब राइबोज शुगर की अगर हम लोग बात करें तो यह 5 कार्बन का जो है मुख्यतः ये कंपाउंड काम करता है। 5 कार्बन का, बीच में फॉस्फोरस लगे हुए तो नाइट्रोजनस बेस काम करता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर अगर मान लीजिए डीऑक्सीराइबोज शुगर है, अगर यहाँ से मान लीजिए एडनिन जोड़ दिया जाए, एडनिन को हमेशा डबल बॉन्ड के द्वारा थाइमिन से जोड़ा जाता है, और फिर यहाँ पर देखा जाए डीऑक्सीराइबोज शुगर कार्य करता है। मित्रों मैं वही बात करूँ तो नीचे में फॉस्फोरस रहता है, फॉस्फोरस के नीचे फिर ये डीऑक्सीराइबोज शुगर रहता है, फिर यहाँ पर मान लीजिए यहाँ थाइमिन है, मान लीजिए थाइमिन है तो थाइमिन डबल बॉन्ड के द्वारा फिर एडनिन से जुड़ जाता है। वहीं अगर मैं यहाँ बात करूँ तो फिर यहाँ से डीऑक्सीराइबोज शुगर आ जाते हैं, और बीच में फॉस्फोरस काम करते रहता है। ठीक है मित्रों, फिर यहाँ से देखेंगे तो ये फिर फॉस्फोरस आ जाता है, फिर से यहाँ डीऑक्सीराइबोज शुगर आ जाता है। वहीं मैं आगे बात करूँ, मान लीजिए यहाँ ग्वानिन है तो ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा फिर साइटोसिन से जुड़ता है, और साइटोसिन से जुड़कर फिर यहाँ डीऑक्सीराइबोज से जुड़ जाता है, और बीच में फॉस्फोरस काम करता है। मित्रों मैं वही समझा रहा था कि यहाँ से यहाँ की जो बीच की दूरी होती है वो 3.4 एंगस्ट्रम के आसपास दूरी होती है। यहाँ से अगर मैं पूरे डीएनए की बात करूँ तो लगभग 20 एंगस्ट्रम, यहाँ से यहाँ जो है पूरे चौड़ाई में बात करूँ तो 20 एंगस्ट्रम चौड़ाई होती है, 20 एंगस्ट्रम। सही है, ये मैं मॉलिक्यूलर लेवल पर डीएनए बताया। वहीं अगर मान लो और थोड़ा डिटेल से दिखाया जाए तो देखा जाए तो डीएनए जो है मुख्यतः वो इस तरह से, मतलब 5 कार्बन का कंपोनेंट इस तरह से मैं दिखा रहा हूँ आपको, इस तरह से ये बना रहता है। मैं छोटे से 2 से 3 न्यूक्लियोटाइड बेस को लेकर बना रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ फॉस्फोरस रहता है, बीच में फॉस्फोरस रहेगा, ये फिर इससे जुड़ा रहता है, फिर यहाँ से फॉस्फोरस, बीच में फिर ये इससे जुड़ा रहता है। इस तरह से ये बनते चला जाता है, आगे बढ़ते हुए चला जाता है। इधर से मैं अगर मान लीजिए उल्टा बनाया जाए तो फिर यहाँ से इस तरह से काम करता है, ये इस तरह से फिर 5 कार्बन का ये कंपाउंड रहता है, इस तरह से ये काम करता है, ये बना लेता है। मुख्यतः इसमें देखा जाए, जोड़ दिया जाए, बीच में फॉस्फोरस, यहाँ मान लीजिए OH ले लेते हैं हम लोग, यहाँ फॉस्फोरस इनके साथ जोड़ दिया जाए, यहाँ मान लीजिए फॉस्फोरस, फिर आगे, फिर यहाँ देखा जाए तो यह मुख्यतः देखा जाए इसी में ये 5 डैश की ओर देखा जाए। इधर अगर मान लिया जाए OH लिया जाए तो यह 3 डैश की ओर निकलता है, और इसके अपोजिट अगर सोचा जाए तो यहाँ 3 डैश और इधर जो है 5 डैश काम करता है। इसी में मित्रों देखा जाए तो यहाँ पर जो है मान लीजिए अगर एडेनिन है, एडेनिन अगर काम कर रहा है तो एडेनिन जो है डबल बॉन्ड के द्वारा थाइमिन से जुड़ जाता है यहाँ पर। यहीं पर अगर मान लीजिए थाइमिन है, एडेनिन मान लीजिए मैं थोड़ा दूसरा दिखाता हूँ, थाइमिन है तो थाइमिन डबल बॉन्ड के द्वारा एडेनिन से जुड़ जाएगा इस कंपार्टमेंट में। अगर यहाँ पर देखा जाए तो मान लीजिए ग्वानिन है, ग्वानिन जो हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा साइटोसिन से जुड़ जाता है, साइटोसिन से जुड़ जाता है और फिर यहाँ से जुड़ जाता है। ये डीऑक्सीराइबोज शुगर रहता है, ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है, बगल में ये फॉस्फोरस काम कर रहा है, ये भी डीऑक्सीराइबोज शुगर है, ये भी डीऑक्सीराइबोज शुगर है, ये भी डीऑक्सीराइबोज शुगर है। तो कुल मिलाकर देखा जाए मित्रों तो ये डीएनए इस तरह से, ये इस तरह से ऐसे डीएनए काम करता है। वहीं डीएनए को अगर इस तरह से खोल दिया जाए तो डीएनए जो है मुख्यतः खुल जाता है, इस तरह से खुल गया डीएनए। यहीं से जो है इसको उठाकर अगर लगाया जाए, दिखाता हूँ मैं बहुत बारीकी से, मैं आज आपके ऊपर बात करने वाला हूँ। मान लीजिए यहाँ पर डीऑक्सीराइबोज शुगर है, डीऑक्सीराइबोज शुगर यहाँ पर काम कर जाएगा, एडेनिन मान लीजिए डबल बॉन्ड के द्वारा थाइमिन से जुड़ जाएगा, डीऑक्सीराइबोज शुगर, फिर यहाँ से फॉस्फोरस जुड़ जाएगा, फिर यहाँ से डीऑक्सीराइबोज शुगर, फिर यहाँ से फॉस्फोरस, फिर यहाँ से डीऑक्सीराइबोज शुगर, इस तरह से ये बढ़ते जाता है। मेरे लिए एडेनिन मान लीजिए यहाँ पर थाइमिन, फिर डबल बॉन्ड के द्वारा एडेनिन से जुड़ जाएगा ये एडेनिन, यहाँ पर बीच में फॉस्फोरस रहता है और यहाँ फिर डीऑक्सीराइबोज शुगर, इस तरह से ये बढ़ते चलाता, सॉरी फॉस्फोरस, ये मैं दिखाया आपको अभी तुरंत, यहाँ पर बीच में फॉस्फोरस काम करता है, फिर यहाँ से डीऑक्सीराइबोज शुगर जुड़ा रहता है। फिर अगर वही बात करें तो मान लीजिए यहाँ पर ग्वानिन है, ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा
साइटोसिन से जुड़ जाएगा और फिर यहाँ से बीच में फॉस्फोरस, फिर यहाँ डीऑक्सीराइबोज शुगर रहता है। अगर मैं वही बात करूँ इससे, इसके अपोजिट में यहाँ डीऑक्सीराइबोज शुगर रहता है। फिर मान लीजिए यहाँ पर थायमिन है तो थायमिन डबल बॉन्ड के द्वारा एडेनिन से जुड़ेगा, फिर डीऑक्सीराइबोज शुगर। थोड़ा जगह कम है मित्रों इसलिए थोड़ा मैं बाहर दिखा रहा हूँ। फिर यहाँ अगर मैं बात करूँ तो फॉस्फोरस, इधर भी फॉस्फोरस रहता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर और इधर से भी डीऑक्सीराइबोज शुगर रहता है। बीच में मान लीजिए फिर यहाँ से एडेनिन है, एडेनिन डबल बॉन्ड के द्वारा थायमिन से जुड़ जाता है, फिर यहाँ से सिंगल बॉन्ड के द्वारा यहाँ बीच में फॉस्फोरस काम करता है और फिर फॉस्फोरस जो है डीऑक्सीराइबोज शुगर से जुड़ जाता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर से। यहीं पर मान लीजिए साइटोसिन है तो साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा ग्वानिन से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो है कुल मिलाकर देखा जाए तो डीएनए जो है इस तरह से खुल जाता है और खुलने के बाद इस तरह से डीएनए जो है अपना कार्य करता है। मतलब एक ओल्ड डीएनए से फिर से नया डीएनए तैयार करने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं रेप्लिकेशन। मुख्यतः ये रेप्लिकेशन प्रोसेस जो है चलता रहता है और रेप्लिकेशन प्रोसेस के द्वारा जो है एक नए डीएनए का प्रतिलिपि तैयार हो जाता है, जिस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं रेप्लिकेशन। मतलब डीएनए से डीएनए तैयार करने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं रेप्लिकेशन। मित्रों याद रखिएगा, पुराने वाले डीएनए को हम लोग कहते हैं टेम्पलेट, पीछे भी लिखा हूं टेम्पलेट डीएनए है पुराना वाला, और न्यू डीएनए को हम लोग कहते हैं सिंथेसाइज्ड। मुख्यतः यह डीएनए जो है बनते रहता है सिंथेसाइज्ड, और ये वाला टेम्पलेट डीएनए कहलाता है। तो ये मैं कुल मिलाकर देखा जाए तो आज मैं आपको बताया डीएनए किस तरह से काम करता है, डीएनए का सफल मॉडल किसने लाया से, डीएनए का क्या महत्वपूर्ण योगदान होता है। मैंने महत्वपूर्ण योगदान के ऊपर मैं फिर चर्चा कर देता हूँ। डीएनए जो है मुख्यतः अनुवांशिक पदार्थ को, मतलब हेरिडिटी कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी ले जाने का कार्य करती है। वहीं अगर मैं दूसरा बात करूं तो डीएनए जो है सूचनाओं को स्टोर करने का काम करती है, अनुवांशिक माता पिता के लक्षणों को वो स्टोर रखती है और संतानों में फिर आगे ले जाती है। अगर मैं तीसरी बात करूं तो से डीएनए जो है म्यूटेशन में बहुत बड़ा योगदान देता है, परिवर्तन में भी ये बहुत बड़ा योगदान देता है, सही है। इस प्रकार जो है मैं अभी बहुत डिटेल से आपको डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बताता रहा था। मैं चार्गेफ रूल्स के बारे में समझा। चार्गेफ रूल्स में प्यूरिन और पैरामिडिन दो बेस काम करने से इन्हीं दो बेस के आधार पर जो है फिर से डीएनए के बारीकी संरचना को अध्ययन किया जाता है, डीएनए के बारीकी स्ट्रक्चर को देखा जाता है और डीएनए का ये स्ट्रक्चर रहता है, सही है। तो इस बेसिस पर ये देखा जाए तो डीएनए बहुत महत्वपूर्ण काम करने का कार्य करती है। डीएनए जो है जिस प्रकार मैंने पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था कि डीएनए जो है मान लीजिए ऐसे चीज़ें होती हैं जो हमारे बॉडी में रहता है और डीएनए कभी मरता नहीं है। अगर मान लीजिए कोई इनकेस सही है, कोई अगर मान लीजिए मतलब जहर खा ले तो जहर खाने के बाद क्या होता है, पुलिस उस लाश के राख से भी डीएनए को अलग कर लिया जाता है। अगर मान लीजिए जहाँ पर जिस जगह हमें जलाया जाता है अगर वहाँ से राख उठा लिया जाए तो उस राख से भी डीएनए को फॉरेंसिक लैब अलग कर सकती है और पता लगा सकती है कि यह डीएनए जो है किसका है, उसके नज़दीकी परिवार वालों से, रिलेशन वालों से बताकर पता लगा सकता है कि ये डीएनए किस पदार्थ का है। इसलिए मित्रों ध्यान रखिए, डीएनए एक ऐसा पदार्थ है जो मुख्यतः सूचनाओं का एक नेत्र केंद्र बिंदु है सी, और सूचनाओं को स्टोर रखकर से पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण का कार्य करती है। तो मुख्यतः डीएनए जो है एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पदार्थ है जो क्रोमोजोम का मुख्य अवयव है और यह क्रोमोजोम पर आधारित होता है, सही है, और मुख्यतः सूचनाओं को ले जाता है। डीएनए के छोटे छोटे अगर टुकड़े को कर दिया जाए, डीएनए को काट दिया जाए तो वही डीएनए जो है जीन कहलाता है। और एक मानव शरीर की अगर मैं बात करूं तो मानव शरीर में लगभग 25,000 से 30,000 के आसपास जीन पाया जाता है और इसी जीन के कारण जो है हम सब लोग के बॉडी में हमारा गुण निर्धारित हो रहा है, क्योंकि डीएनए जो है जीन डीएनए का एक अवयव है और जीन जो है मुख्यतः सेगमेंट है, टुकड़ा है, और यह जीन गुण को निर्धारित करता है। जैसे कि मैंने बताया था कि आंख बनना, कान बनना, नाक बनना, लीवर बनना, स्टोमक बनना, ब्रेन बनना, हर एक सिस्टम जो है कुल मिलाकर 11 सिस्टम का निर्माण जो है मुख्यतः जीनों के द्वारा हो रहा है। मैं अभी थोड़ा सा एक टॉपिक्स और बता देता हूँ आपको। मैं अभी ये टॉपिक्स ये है कि डीएनए जो है, डीएनए कितने प्रकार के होते हैं। मित्रों डीएनए देखा जाए तो डीएनए मुख्यतः कई प्रकार के होते हैं। मतलब ए फॉर्म ऑफ डीएनए अगर देखा जाए तो वही होते हैं बी फॉर्म ऑफ डीएनए, वही मैं बात करूं सी फॉर्म ऑफ डीएनए, डी फॉर्म ऑफ डीएनए, ई फॉर्म ऑफ डीएनए, ये वगैरह वगैरह, जेड फॉर्म ऑफ डीएनए, सही है। तो इस प्रकार देखा जाए तो डीएनए कई प्रकार के होते हैं, इन डीएनए में भी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बी फॉर्म ऑफ डीएनए, वहीं अगर हम लोग बात करें तो दूसरा इंपॉर्टेंट होता है जेड फॉर्म ऑफ डीएनए। मुख्यतः मित्रों समझिएगा बी फॉर्म ऑफ डीएनए और जेड फॉर्म ऑफ डीएनए क्या होता है। जैसे मान लीजिए डीएनए को हम लोग इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से हम लोग डीएनए को बनाए हैं,
इस तरह से एक डीएनए को इस तरह से हम लोग बनाते हैं, एक डीएनए इस तरह से बनता है। वहीं डीएनए की सूचना 3' 5' और 3' की ओर देते हैं, वहीं 3' 5' 3' और 5'। कहने का मतलब जो दायां तरफ जो रोटेट कर जाए, ये देखिए मुख्यतः मित्रों दायां तरफ ही रोटेट कर रहा है, जो दायां तरफ अगर घूम जाए तो उसको हम लोग कहेंगे, ये जो मुख्यतः होता है इसी को हम लोग कहते हैं बी फॉर्म ऑफ डीएनए, बी फॉर्म ऑफ डीएनए। आज जो मान लीजिए बायां तरफ रोटेट कर जाए उसको हम लोग कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं जेड फॉर्म ऑफ डीएनए। तो मुख्यतः डीएनए देखा जाए तो डीएनए कई प्रकार के होते हैं, उनमें से मुख्यतः जो है बी फॉर्म और जेड फॉर्म जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बी फॉर्म का डीएनए जो होता है वो दाएं तरफ रोटेट कर जाता है, जेड फॉर्म का डीएनए जो है वो बाएं तरफ रोटेट करता है। तो ये दोनों जो है मुख्यतः अंतर होता है, जेड फॉर्म डीएनए और बी फॉर्म डीएनए। मित्रों अगर इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो कृपया आप जो है वीडियो को देखें, लाइक भी करें, सही है, शेयर भी करें और अपने मित्रों को भी बताएं। यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहें, अगर नए हो तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, सही है, आप लोग के लिए मैं ये काम करता हूँ। अगर आपका मोटिवेशन मिलता है, आपका सपोर्ट मिलता है तो आने वाले दिनों में मैं और अच्छे से इस वीडियो को बना पाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।